नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 8 वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक बच्चे से। एक बच्चा जिसका नाम प्रभाकर है, जो कि एक लोहार के दुकान पे खड़ा है। उसके लोकल शॉप पे खड़ा होकर वो चीज़ों को देख रहा है कि कितने सारे आयरन्स टूल्स हैं, जैसे कि एक्सेस, सिकल्स। ये सभी रेडी मटेरियल्स हैं जो बेचने के लिए तैयार हैं। और इसको तैयार करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, जिसमें ब्राइट फायर है और उसमें उस बर्निंग ब्राइट फायर में वो आयरन रॉड को हीट करता है, फिर उसको बीट करता है। देन मीन्स एक कठिन परिश्रम के थ्रू वो ये आयरन टूल्स बनाता है। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो वी ऑफन जो हम लोग प्रायः यूज़ करते हैं इस आयरन टूल्स का, तो क्या ये आयरन टूल्स अभी बनाना शुरू हुआ है या बहुत पहले से ही बनाया जा रहा था? तो हमें पता चलता है कि थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स began in the subcontinent around 3000 years ago. Means the use of iron begin in the subcontinent around 3000 years ago. 3000 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। And some of the largest collection of iron tools and weapons are found in the megalithic burials. ये मेगालिथ क्या है? ये जो मेगालिथ वर्ड आ रहा है इससे आपको परिचित होना चाहिए, पहले भी आप इससे परिचित हैं। मेगा प्लस लिथ, जहाँ बड़े बड़े शिलाओं का, बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जाता था ब्यूरियल ग्राउंड्स पे। तो एट दैट टाइम अ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ iron tools and weapons were found. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. आयरन टूल्स का जो समय था वो काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा था। ये एविडेंस हमें मिला है। दिस इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, आयरन प्लाउशेयर फॉर प्लॉइंग। एज वी हैड सीन, द प्लाउशेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जब ह्यूमन बीइंग परमानेंट सेटल्ड हो गया, तब ये इस आयरन टूल्स का यूज़ करने लगा और प्लाउशेयर की मदद से उसने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। और इस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का और भी कई सारे स्टेप्स अपनाए गए। सिर्फ आयरन टूल्स ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, न्यू टूल्स तो जिम्मेदार थे ही, साथ ही साथ सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, जो पैडी का ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम ने लोगों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में, पैडी के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हुआ ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम। एंड अनदर वे, इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इरिगेशन फैसिलिटीज़ उस समय जो अलग अलग तरीके से लोग उसका यूज़ करते थे। इरिगेशन वर्क्स दैट वेयर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। दीज आर द थिंग्स विच वेयर यूज्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सो देयर इज सम स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क। क्यों, कैसे इरिगेशन वर्क का जो कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हुआ? तो नंबर 1, किंग्स नीड्स मनी फॉर आर्मी प्लेसेस कोड्स। ये आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा चेंजेज है, ये कोड्स नहीं है बल्कि ये फोर्ट्स है, फोर्ट्स। सो kings needs money for army places and forts, so they demanded taxes from farmers
Farmers also have to increase production to pay taxes. This is possible with irrigation. Kings provide money and plan irrigation works. Labor is provided by the people. Then production increases, so does revenue, and farmer also benefit because crop production is more certain. Now we will study about the village. Who lived in the village? There were at least three different kinds of people living in the most of the village. Most of the village means in southern and the northern part of the subcontinent. In the Tamil region, large landowners were known as Vellalar, and ordinary plowmen were known as Uzwar, and landless labor including slaves were known as Kadesier and Adimai. So these were some Tamil names, and the village headman was known as Gram Bhojka. In northern part of the country, the village headman was known as the Gram Bhojka. Usually men from the same family held the position of generation. ये जो ग्राम भोजका का जो पोजीशन होता था वो हेरिडेटरी होता था. एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस पोजीशन को अपने कब्जे में रखते थे, यानी उस पर वो काबिज रहते थे. मीन्स द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर. जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे उन्हीं को ग्राम भोजका बनाया जाता था. जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड. वर्कर्स को हायर कर कर वो अपने कल्टिवेशन का काम परफॉर्म किया करते थे. बिसाइड एज ही वाज पावरफुल एंड किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज. तो ये जो लोग थे यानी जो ग्राम भोजका थे, इनका जो यूज था किंग के लिए, ये एक टैक्स कलेक्टर्स का काम करते थे. टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ ये अपने आसपास के लोग जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, आप कह सकते हैं कि जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते थे, उनका देख रेख भी करते थे. किंग वाज ऑल पावरफुल. ही ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज, and he also functioned as a judge and sometimes as a policeman. Other independent farmer, smaller landowners were known as Grihpati, who did not own land and had to earn a living working on the field, on while other work were known as Das Karmakara. Apart from the Gram Bhojka, there were other independent farmer known as Grihpati. जो ग्राम भोजका के अलावे जो कुछ इंडिपेंडेंट छोटे फार्मर्स थे जिनका भी अपना ज़मीन होता था, गृहपति कहलाते थे. एंड मोस्ट ऑफ हुम जो थे, जो भी उसमें से थे वो सब स्मॉल लैंड ओनर्स थे, उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होता था. एंड देयर वेयर मेन एंड वीमेन सच एज दास कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड. जिनके पास ज़मीन नहीं होता था वो ग्राम भोजका के ज़मीन पे काम करते थे. एंड हैड टू अर्न लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाई अदर, या फिर वो जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे, गृहपति थे, उनके ज़मीन पे रह के काम करते थे, जिनको दास कर्मकारा कहा जाता था. सो इन मोस्ट विलेजेस देयर वाज also some craftsperson such as blacksmith, potter, carpenter and weavers. Then these all Tamil names were found in Tamil literature. Tamil literature, the earliest Tamil composition known as Sangam literature. Tamil literature is also known as Sangam literature. Why this is known as Sangam literature? Because the texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangams.
संगम्स वहाँ के असेंबली को कहा जाता था जहाँ पे पोएट्स जो थे दैट वेयर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। मदुरई में ये संगम असेंबली लगाई जाती थी और इस असेंबली में अलग अलग जगह के विद्वान आते थे। और ये जो आपने पीछे तमिल वर्ड्स देखा, ग्राम भोज का, वेल्लार, उज्वार, कैडेसियर, आदिमई, these all words are found in Sangam literature. This Sangam literature were composed around 2300 year ago. Means Sangam literature are as old as other literature. Now finding out about cities, stories, travelers, sculpture and archaeology. You have heard about the Jataka. What was Jataka? Jatakas were a story that were probably composed by ordinary people. सामान्य जनमानस में सामान्य लोगों के द्वारा ये कंपोज किया गया स्टोरीज थे। बट these were written down and preserved by Buddhist monk. बुद्धिस्ट मॉन्क ने इन जातकाज स्टोरीज को एक जगह कंपाइल किया, उसको प्रिजर्व किया। एंड हियर इज़ अ पार्ट ऑफ जातका स्टोरी। एक जातका स्टोरी आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जिसमें एक क्लेवर पुअर मैन जो होता है वो किस तरीके से गरीब बन जाता है उसको दिखाया गया है। और इस तरीके के बहुत सारे स्टोरीज जो हैं वो जातकाज टेल में कंपाइल किए गए हैं। स्कल्पचर्स carved scenes depicting people life in town and villages as well as in the forest. जो स्कल्पचर्स होते थे वो कई सारे सीन को डिपिक्ट करते थे उस समय का जो कंटेम्प्रेरी लिविंग स्टैंडर्ड था, यानी लिव्स इन टाउन एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capital of the महाजनपद। 2500 ईयर एगो बहुत सारे ऐसे सिटीज़ फाइंड आउट हुआ था जो महाजनपद का कैपिटल हुआ करता था। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification of wall। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ थे जिसको एक फोर्टिफिकेशन, एक वॉल के द्वारा सुरक्षित करने का काम किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पॉट्स और सेरामिक रिंग्स अरेंज्ड ऑन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। तो एक दूसरे के ऊपर ये सेरामिक्स रिंग्स रखे गए थे, अरेंज किए गए थे। आर्कियोलॉजिस्ट को इसका साक्ष्य मिला है। एंड दीज आर नोन एज रिंग वेल्स, इसे रिंग वेल्स के नाम से जाना जाता है। दिस सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड एज ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप्स इन अदर केसेस। So the other made of means these rings well are usually found in individual house. These are found in individual house, and we have hardly any remains of places, market or homes or ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. शायद कुछ ऐसा खोजा गया होगा, लेकिन most of the homes of ordinary people were damaged. तो other made of wood, mud, bricks and thatched may not have survived. And another way of finding out about the early cities, the account of sailors, travelers who visited them. जो एक दूसरा तरीका है जो इस सिटीज़ के बारे में बताता है, another way, वो है
ट्रैवलर्स का अकाउंट, सेलर्स का अकाउंट, जो जनरली उस समय एक देश से दूसरे देश आया करते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए आते थे, व्यापार करने के लिए आते थे। उसमें से ही एक अननोन ग्रीक सेलर है, ही डिस्क्राइब्ड ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। उसने अपने सारे जीवन में जितने भी पोर्ट्स को विजिट किया था उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड अबाउट द वरूच, जिसका ग्रीक नेम है ना, बरगाजा। तो बरगाजा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो है नेविगेशन करना, समुद्र से यहाँ नाव के सहारे आना काफ़ी कठिन है। एक्सपोर्ट फ्रॉम द वरूच जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जहाँ इंपोर्ट होता है वाइन, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का। एंड ये जो सिटी है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन्स वेयर हिमालयाज प्लांट एवरी अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम्स। Next things is coins. Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. कई सारे पॉइंट्स जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में मिले हैं, कॉइन्स के बारे में। The earliest coins which were used for about 500 ago were punch marked coins. पंच मार्क कॉइन्स जो है वो फाइंड आउट किया गया है। तो ये पंच मार्क क्यों कहे जाते थे, इनको क्यों ऐसा नाम दिया गया? तो पंच मार्क कॉइन्स वेयर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स ए स्क्वायर और राउंड इन शेप। द कॉइन्स वेयर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वेयर ए स्टैम्प्ड विथ सिंबल यूजिंग डाइस और पंचेज, सो दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन्स। चूँकि ये इंस्क्राइब्ड नहीं होता था बल्कि इस पर पंचेज स्टैम्प लगाए गए होते थे और इस पंचेज के कारण इसको पंच मार्क कॉइन कहा जाता है। दिस कॉइन्स आर फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल द अर्ली सेंचुरी सी। सिटीज विथ मेनी फंक्शंस, कई सारे सिटीज़ थे जो अलग अलग तरह का वहाँ फंक्शन होता था। उसमें से मथुरा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है। अ सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन, तो मथुरा इसमें से एक है। तो मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वाज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट ऑफ द ट्रेवल एंड ट्रेड। ट्रेवल और ट्रेड के एक मुहाने पे नहीं, एक बीच में ट्रेवल एंड ट्रेड जहाँ से हुआ करता था उसके रूट के बीचों बीच क्रॉस रोड पे ये स्थित था, है ना, जहाँ से वो रास्ते में दोनों तरफ से दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, ट्रेवलर्स के लिए भी और ट्रेड के लिए भी। सो नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड नॉर्थ साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ there were fortification around the city. It was important because it was located at the crossroad and there were fortification around the city and several shrines जो कुछ लोगों को रहने के लिए, रेस्ट करने के लिए बनाया गया था। Farmers and herders from adjoining area provided food for the people in the city. Mathura was also a cultural center where some extreme fine sculpture was found. मथुरा अपने समय में एक कल्चरल सेंटर के रूप में भी फेमस था जहाँ कई सारे स्कल्पचर जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते थे। अराउंड 2000 ईयर एगो मथुरा बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानास। कुशानास डायनेस्टी के समय में मथुरा जो था वो सेकेंड कैपिटल के रूप में इस्टेब्लिश था। Mathura was also a religious center. It was an important center of the worship of Krishna. There were also Buddhist monasteries and Jain shrines, and several inscriptions on surface such as stones, slabs, and a statue have been found in Mathura. So Mathura was famous at that time, and today Mathura is also famous. तो कई सारे इंस्क्रिप्शन जो है मथुरा के बारे में जिससे पता चलता है और कई सारे
शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस हैं जो जिससे हमें पता चलता है रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स मेड बाय मेन टू मोनेस्ट्रीज एंड साइन या मोनेस्ट्रीज को जो लोगों के द्वारा गिफ्ट दिया जाता था, तो कई सारे इंस्क्रिप्शन उसके बारे में भी हमें बताता है। इंस्क्रिप्शन मेंशन गोल्ड स्मिथ्स, ब्लैक स्मिथ्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स एंड परफ्यूमर सिटीज। देन crafts and crafts person. Archaeologist evidence of crops include extreme fine pottery known as northern black polished ware. At that time आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिला है कुछ क्राफ्ट्स का, और उसमें से जो कुछ क्राफ्ट्स हैं वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं। ये क्या है? तो इट इज़ ए हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर with a shiny black surface, and the potter used to expose the earthenware to very high temperature in his kiln, which resulted in the blackening of the outer surface. तो पॉटर इसका ज़्यादातर यूज़ करते थे इसको साइन देने में। इसको ज़्यादा जो मिट्टी के बर्तन होते थे, अर्दनवेयर होते थे, उसको हाई टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता था और बाहर से उसको ब्लैकिंग किया जाता था। तो ए फाइन ब्लैक स्लिप वाज वन अप्लाइड ऑन दिस। एक फाइन ब्लैक स्लिप जो है उस पर एक लगाया जाता था जिससे कि ये मिरर की तरह चमकने लगता था। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है, और ये इस कारण से इसका नाम भी पड़ा है इसके बनाने के प्रोसेस से। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स जो हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो हमें प्राप्त नहीं हुए, बट वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ्स वाज इम्पोर्टेंट। देयर वेयर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। बोथ मेन एंड वीमेन वर्क इन दिस सेंटर। इस सेंटर में मेन और वीमेन दोनों काम किया करते थे। अब ये जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे इनका एक अपना ग्रुप भी होता था। मेनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन एंड दैट एसोसिएशन वाज श्रेणीज। श्रेणीज कई तरीके का होता था। अलग अलग जो ऑक्यूपेशन के लोग होते थे अलग अलग ग्रुप बनाया करते थे। दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw material and distribute the finished product. Then shrines of merchants organized the trade. श्रेणीज also served as बैंक की तरह भी ये श्रेणीज काम करते थे। where rich men and women deposited money, और इससे जो इंटरेस्ट प्राप्त होता था this was invested and part of the interest was returned or used to support religious institution सच एज मोनेस्ट्रीज और श्रेणीज जो हुआ करते थे, जैन श्रेणी जो हुआ करते थे, उसमें ये लोग दान कर दिया करते थे। एक जगह है अरिकामेडु। अरिकामेडु जो पुडुचेरी में है, ये लगभग 2200 से 1900 ईयर एगो इसके बीच में कोस्टल सेटलमेंट यहाँ पे हुआ था। अरिकामेडु वाज ए कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप अनलोडेड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। बाहर से आने वाले शिप्स को यहाँ अनलोड किया जाता था, उसके गुड्स को यहाँ उतारा जाता था। देन अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन अ वेयर हाउस वाज फाउंड एट द साइट। अदर फाइंड्स इंक्लूड पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। कुछ ऐसे एविडेंस हुए हैं जो हमें मेडिटेरियन रीजन के भी फाइंड हुए हैं। मेडिटेरियन रीजन का भी कुछ पोट्री जो है यहाँ पे मिला है, जैसे कि एम्फोर यानी कि डबल हैंडेड जार जिसमें वाइन या ऑयल रखा जाता है। अस्टाम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी जिसको हम लोग एरिटेन वेयर कहते हैं। एरिटेन वेयर इसका नाम कैसे पड़ा है? तो विच वाज नेम्ड आफ्टर ए सिटी इन इटली। इटली का एक सिटी है जहाँ ये बनता है, उसके नाम पे ये एरिटेन वेयर नाम इसका पड़ा है। दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू ए स्टाम्प्ड मोल्ड and there was yet another kind of pottery which was made locally through Roman design were used
Roman lamp, glassware and gems. Roman lamps, glassware and gems have also been found here. Small town have been found that were probably dyeing baths, especially used to dye cloth. Means there is a plenty of evidence found for the making of beads and semi precious stone and glass. तो ये सारे एविडेंस जो है वो हमें अरिकामेडू से मिले हैं, अरिकामेडू के बारे में बताते हैं. नाउ इट्स टाइम टू सम एल्स वेयर. सो इस चैप्टर में हम लोग रोम के बारे में देखेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप, डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज द सिटी इन द गंगा वैली. तो गंगा के आसपास जब सिटीज़ बस रही थी, सेम उसी समय का ये यूरोप का एक डेवलप्ड सिटीज़ है. एंड रोम वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर which spread across the Europe, North America and West Asia. And a famous ruler, Augustus, one of the most important emperor who ruled about 2000 years ago, said that he found Rome a city of bricks. उसने रोम को एक ब्रिक्स के सिटी के रूप में पाया था. एंड ही बिल्ट इट. रोम ए सिटी ऑफ ब्रिक, उसने उसे सिटी ऑफ ब्रिक्स से क्या बना दिया? into a city of marvels. He and later rulers built temple and places. They also built huge amphitheaters. Amphitheater क्या होता है? तो एक ओपन एरिना होता है जहाँ जो सराउंडेड होता है चारों तरफ से बाई टीयर्स ऑफ सीट्स, जहाँ पे लोग बैठते हैं. एंड कुड वॉच ऑल काइंड्स ऑफ शोज. सिटीजन्स जो है वो सारे तरीके का शो देख सकते हैं. यहाँ पब्लिक बात होता है, सेपरेट टाइमिंग उसके लिए होती है, मेन के लिए अलग टाइमिंग और वीमेन के लिए, जहाँ पीपल जो लोग हैं वो रिलैक्स कर सकते हैं, आके मिलते हैं. तो ह्यूज एक्वेडक्ट्स चैनल टू सप्लाई वाटर वेल बिल्ट टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी एंड फॉर द बाथ, फाउंटेन एंड टॉयलेट्स. ये बहुत सारे चीज़ यहाँ पे बनाए गए. तो इसको एक बेहतरीन शहर के रूप में डेवलप किया गया और रोम आज भी फेमस है. सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो लेक्चर को सुनने के लिए.